दोस्तों, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ पैसा कमाने से ही ज़िंदगी नहीं चलती है। उसे सही जगह लगाने से ही भविष्य सुरक्षित होता है। लेकिन निवेश के ऑप्शन इतने ज़्यादा हैं कि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और किस में निवेश करना सही रहेगा। निवेश के दो बड़े प्रकार हैं। आपके पैसों को लगाने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला है लो रिस्क और कम रिटर्न, जहां पैसा सुरक्षित रहता है लेकिन ज़्यादा बढ़ता नहीं है, जैसे कि एफडी, पीपीएफ और सोना आदि में। दूसरा है हाई रिस्क और हाई रिटर्न, जहां पैसा तेजी से बढ़ सकता है लेकिन डूबने का भी खतरा रहता है, जैसा कि शेयर मार्केट में, क्रिप्टो में और स्टार्टअप में निवेश करना। अगला स्टेप है आपके निवेश के मुख्य ऑप्शन। पहला है पारंपरिक निवेश यानी कि कम रिस्क और स्थिर कमाई। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी, बैंक में जमा करने से सालाना तय ब्याज मिलता है 5 से 7%। रिस्क कम है लेकिन महंगाई के हिसाब से रिटर्न बहुत कम है। अगला है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सरकार द्वारा दिया गया स्कीम, 15 साल की लॉक इन अवधि। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के बारे में। इसका पहला चैप्टर है इन्वेस्टमेंट वीएस स्पेकुलेशन। बेंजामिन ग्राहम अपनी इस किताब की शुरुआत इस बुनियादी सवाल से करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन यानी कि जुआ में क्या फ़र्क है। स्टेप फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है सोच समझकर, रिस्क को कंट्रोल में रखकर और लॉन्ग टर्म के फ़ायदे को ध्यान में रखकर पैसे लगाना। ग्राहम कहते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट इन 3 शर्तों को पूरा करता है तो उसे सही मायने में इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। पूरी रिसर्च के बाद ही पैसे लगाना, पैसों का नुकसान कम से कम हो यानी कि सेफ्टी बने रहे, पैसा लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे। अगर ये 3 बातें नहीं हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि स्पेकुलेशन यानी कि जुआ है। दूसरा स्टेप है स्पेकुलेशन। क्या होता है? स्पेकुलेशन का मतलब है बिना ज़्यादा रिसर्च किए तुम तुक्के या शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए पैसे लगाना। जैसे किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए खरीद लेना क्योंकि वो अचानक बढ़ रहा है, बिना कंपनी की असली वैल्यू को समझे सिर्फ अफवाहों के आधार पर पैसे लगाना। जल्द से जल्द पैसा बनाने के लिए बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करना। अगला स्टेप है सबसे बड़ी गलती। कई लोग सोचते हैं कि वो इन्वेस्टर हैं लेकिन असल में वो एक स्पेकुलेटर होते हैं। वो बिना सोचे समझे शेयर खरीदते हैं और फिर घाटा होने पर परेशान हो जाते हैं। अगला स्टेप है स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बने। पहले कंपनी के फंडामेंटल वैल्यू को समझो, जैसे कि प्रॉफिट, ग्रोथ, बिजनेस मॉडल। अगला स्टेप है इमोशनल डिसीजन मत लो, मतलब डर कर या लालच में आकर जल्दी जल्दी शेयर मत खरीदो या बेचो। लॉन्ग टर्म धैर्य रखो क्योंकि सही इन्वेस्टमेंट समय के साथ अच्छा रिटर्न देता है। अपने इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी को प्राथमिकता दो ताकि बड़ा नुकसान ना हो। अगर आप बिना रिसर्च किए जल्द पैसा कमाने के लिए स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप इन्वेस्टर नहीं स्पेकुलेटर हो। अगला चैप्टर है इन्वेस्टर और मार्केट का नेचर। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम हमें सिखाते हैं कि मार्केट का नेचर कैसा होता है और एक स्मार्ट इन्वेस्टर को मार्केट के मूड से कैसे डील करना चाहिए। स्टेप फर्स्ट है मार्केट हमेशा मूडी यानी कि भावनात्मक होता है। स्टॉक मार्केट हर दिन ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बहुत जोश में आ जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा डर जाता है। जब मार्केट जोश में होता है तो स्टॉक्स की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, भले ही उनकी असली वैल्यू बहुत कम हो। जब मार्केट डर में होता है तो अच्छे स्टॉक्स भी सस्ते हो जाते हैं क्योंकि लोग घबरा कर बेचने लगते हैं। इसीलिए ग्राहम कहते हैं कि मार्केट को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो। अगला स्टेप है मिस्टर मार्केट की कहानी। बेंजामिन ग्राहम ने मार्केट को एक इंसान की तरह समझाया है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। ये आदमी हर रोज़ आपके पास आता है और आपको अपने स्टॉक से खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। कभी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और ऊंचे दाम पर स्टॉक्स बेचता है और कभी वो बहुत निराश होता है और सस्ते में स्टॉक बेचने को तैयार रहता है। असली मुद्दा क्या है? आपको मिस्टर मार्केट की भावनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब स्टॉक्स महंगे हो तो उन्हें खरीदने के लिए मत भागो, जब स्टॉक्स सस्ते मिल रहे हो तो घबरा कर मत बेचो। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो मिस्टर मार्केट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता हो, न कि उसके मूड के हिसाब से डिसीजन लेता हो। अगला स्टेप है सही इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जब मार्केट महंगा हो यानी कि बुल मार्केट हो तो धैर्य रखो और ज़्यादा पैसा मत लगाओ। अगला स्टेप है जब मार्केट सस्ता हो यानी कि बियर मार्केट तो अच्छा स्टॉक्स खरीदने का मौका है। अगला स्टेप है हर समय एक प्लान बनाकर चलो, इमोशंस में आकर खरीदी या बिक्री मत करो। दोस्तों, बेंजामिन कहते हैं
मार्केट एक मूड स्विंग्स वाला पागल आदमी यानी कि मिस्टर मार्केट है। हमें उसकी भावनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब मार्केट गिर रहा हो तो घबराने के बजाय सही मौके का इंतज़ार करना चाहिए। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो लालच नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो और शांति से पैसे बढ़ने दो। सबसे बड़ी सीख, मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि आपकी खुद की भावनाएं यानी कि डर और लालच है। अगर आप मिस्टर मार्केट को इग्नोर कर सकते हो और लॉन्ग टर्म सोच सकते हो तो आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हो। इस बुक का तीसरा चैप्टर है इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी मार्जिन क्यों ज़रूरी है। बेंजामिन ग्राहम इस चैप्टर में हमें एक सुपर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि सुरक्षा का मार्जिन। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और नुकसान से बचना चाहते हैं तो आपको सेफ्टी मार्जिन रखना होगा। स्टेप फर्स्ट, सेफ्टी मार्जिन क्या है। सीधे शब्दों में कहूँ तो किसी चीज़ की असली कीमत से कम में खरीदना ही सेफ्टी मार्जिन है। जैसे कि मान लो एक दुकान में एक बढ़िया मोबाइल 20,000 का है लेकिन कहीं ऑफर में वही मोबाइल 15,000 में मिल रहा है। यहाँ 5,000 का फ़र्क मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो भी आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। स्टॉक्स में भी यही होता है। अगर किसी कंपनी की असली कीमत 1,000 हो लेकिन आप उसे 700 में खरीद सकते हो तो आपका सेफ्टी मार्जिन अच्छा है। अगला स्टेप है क्यों ज़रूरी है सेफ्टी मार्जिन। पहला पॉइंट है नुकसान से बचाता है। अगर आपने बहुत महंगे दाम पर शेयर खरीदे हैं और मार्केट गिर गया तो आपको भारी नुकसान होगा। अगला पॉइंट है गलतियां सुधारने का मौका देता है। इन्वेस्टमेंट में गलतियां होती हैं लेकिन अगर आपने सस्ते में खरीदा है तो आपका रिस्क कम रहेगा। अगला पॉइंट है शांति में इन्वेस्टमेंट करने देता है। आपको हर दिन मार्केट के उतार चढ़ाव की टेंशन नहीं होगी। अगला स्टेप है रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लो एक बिल्डर ने फ्लैट 50 लाख में बनाया और बेचने की सोची। अगर आप 55 लाख में खरीदते हैं तो आपका सेफ्टी मार्जिन 0% है। अगर प्रॉपर्टी का प्राइस गिर गया तो आपका नुकसान तय है। लेकिन अगर आपने उसी फ्लैट को 40 लाख में खरीदा तो आपका सेफ्टी मार्जिन 10 लाख हो गया। अब अगर रेट गिर भी जाता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट स्टॉक में भी लागू होता है। कैसे ढूंढें अच्छे सेफ्टी मार्जिन वाले स्टॉक्स। अच्छी कंपनियों को सस्ते में खरीदो। जब मार्केट डाउन हो तब अच्छे स्टॉक्स को ले लो। कंपनी की असली कीमत यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू को समझो। अगर शेयर की वैल्यू 1,000 रुपये है और वो 700 रुपये में मिल रहा है तो ये अच्छा मौका साबित हो सकता है। लालच मत करो, धैर्य रखो। जब सही प्राइस मिले तभी खरीदो। महंगे में मत खरीदो, सस्ते में अच्छे मौके देखो। हमेशा सेफ्टी मार्जिन रखो ताकि अगर गलती भी हो जाए तो नुकसान कम से कम हो। धैर्य रखो और मार्केट की गिरावट को इन्वेस्टमेंट का मौका समझो। सबसे ज़रूरी सीख, अगर आप घाटे से बचना चाहते हैं तो हमेशा सेफ्टी मार्जिन रखकर इन्वेस्ट करो। इस बुक का अगला चैप्टर है सही इन्वेस्टर बनने के 2 तरीके हैं। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम हमें बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला है डिफेंसिव इन्वेस्टिंग यानी कि सेफ्टी फर्स्ट वाली अप्रोच। दूसरा है एग्रेसिव इन्वेस्टिंग यानी कि इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग। ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब समझते हैं कि कौन सा तरीका आपके लिए सही है। पहला है डिफेंसिव इन्वेस्टर। आराम से इन्वेस्ट करो। अगर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च और मेहनत नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी सेफ इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो ये तरीका आपके लिए सही है। डिफेंसिव इन्वेस्टर क्या करता है? रिस्क कम रखता है, ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट चुनता है, स्टॉक और बॉन्ड्स का बैलेंस रखता है, हमेशा अपने पैसों को अलग अलग जगह लगाता है। अगला स्टेप है लॉन्ग टर्म सोचता है, बार बार ट्रेडिंग नहीं करता है, अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स खरीदता है और स्टेबल और प्रॉफिटेबल कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग आसान है लेकिन कम मेहनत में अच्छा रिटर्न देती है। अगला स्टेप है एग्रेसिव इन्वेस्टर यानी कि इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। मेहनत ज़्यादा, रिटर्न ज़्यादा। अगर आप स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं, कंपनियों की रिसर्च करने का टाइम निकाल सकते हैं तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टर बन सकते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर क्या करता है? कम दाम में स्टॉक्स ढूंढता है, सस्ते और अंडर वैल्यू स्टॉक्स खोजता है, मार्केट की गहराई से स्टडी करता है, कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को समझता है, सही समय पर खरीदता और बेचता भी है। स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता है लेकिन सही समय आने पर बेचता भी है। थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता है लेकिन स्मार्ट रिस्क। अगर आप मेहनत कर सकते हैं और स्टॉक्स की गहराई से रिसर्च कर सकते हैं तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। सबसे ज़रूरी सीख, अगर आप ज़्यादा रिसर्च और मेहनत नहीं कर सकते तो डिफेंसिव इन्वेस्टर बनो। अगर आपको स्टॉक्स की रिसर्च करने में मज़ा आता है और आप ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टर बनो।
जो भी तरीका चुनो, सबसे ज़रूरी बात धैर्य रखो और सोच समझकर इन्वेस्ट करो। हर इन्वेस्टर्स को पहले ये तय करना चाहिए कि वो डिफेंसिव बनना चाहता है या अग्रेसिव। फिर उसी के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अगला चैप्टर है डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए सही स्ट्रैटेजी। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर जो कम मेहनत और कम रिस्क चाहते हैं उसके लिए सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताते हैं। अगर आप स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी अपने पैसों को सुरक्षित और बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पहला स्टेप है डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को कैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। बेंजामिन ग्राहम चाहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपना पैसा दो चीज़ों में बांटना चाहिए। पहला है स्टॉक यानी कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और दूसरा है बॉन्ड यानी कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे कि सरकारी बॉन्ड और एफडी में कितना प्रतिशत स्टॉक्स में और कितना प्रतिशत बॉन्ड में होना चाहिए। कम से कम 25% बॉन्ड्स में और 75 स्टॉक्स में, या इसके उलट भी हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 75% बॉन्ड्स में और 25% स्टॉक्स में, मतलब आपको मार्केट के हिसाब से बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। अगला स्टेप है क्यों जरूरी है स्टॉक्स और बॉन्ड्स का बैलेंस। अगर मार्केट गिरता है तो बॉन्ड्स आपको सेफ्टी देंगे, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न देंगे। कम रिस्क में अच्छा रिटर्न पाने के लिए बैलेंस बनाना जरूरी है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए तो स्टॉक्स बेचकर पैसे बॉन्ड्स में डालो, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाए तो बॉन्ड्स बेचकर स्टॉक्स खरीदो। अगला स्टेप है कौन से स्टॉक्स डिफेंसिव इन्वेस्टर को खरीदने चाहिए। अगर आप रिस्क कम रखना चाहते हैं तो सिर्फ अच्छी और मजबूत कंपनियों में इन्वेस्ट करो। अच्छे स्टॉक्स की पहचान बड़ी और स्टेबल कंपनियां जो सालों से अच्छा बिजनेस कर रही हैं, कम से कम 10 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हर साल रेगुलर डिविडेंड दे रही हो, कम कर्ज यानी कि डेब्ट हो, पीई रेशो यानी कि प्राइस टू बैंक वैल्यू सही हो। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका पैसा सेव रहेगा और धीरे धीरे बढ़ेगा। अगला स्टेप है कौन से बॉन्ड्स सही रहेंगे। सरकारी बॉन्ड्स सबसे सेफ होते हैं। ट्रिपल ए रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो भरोसेमंद कंपनियां जारी करती हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी अगर आप बहुत ही सेफ खेलना चाहते हैं तो। अगला स्टेप है डिफेंसिव इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलतियां। केवल स्टॉक्स में पैसा डालना, अगर मार्केट गिरा है तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। गलत कंपनियों में पैसा लगाना, बिना रिसर्च के स्टॉक्स मत खरीदो। जल्दी अमीर बनने की सोच, इन्वेस्टमेंट में धैर्य जरूरी है। पैसों को स्टॉक्स और बॉन्ड्स में बैलेंस करके रखो। सिर्फ अच्छी और मजबूत कंपनियों में इन्वेस्ट करो। जल्दी पैसा बढ़ाने के बजाय धीरे धीरे पैसे बढ़ाने पर फोकस करो। हर साल एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करो। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर सही बैलेंस बनाकर चलो तो अच्छा और सेफ रिटर्न मिल सकता है। अगला स्टेप है सिर्फ बड़ी और मजबूत कंपनियों के स्टॉक्स खरीदो। ऐसी कंपनियां चुनो जो कम से कम 10 या 20 साल से चल रही है और लगातार ग्रो कर रही है। मार्केट में टॉप 100 कंपनियों जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स में से चुनो, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईटीसी, एशियन पेंट जैसी कंपनियां। अगला स्टेप है हर महीने में एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करो। एक बार में पूरा पैसा मत लगाओ, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो जिसमें मार्केट का उतार चढ़ाव बैलेंस हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगला स्टेप है ज़्यादा ट्रेडिंग मत करो। बार बार स्टॉक्स खरीदने और बेचने से कुछ नहीं मिलेगा। स्टॉक्स को कम से कम 5 से 10 साल तक होल्ड करो, लॉन्ग टर्म में ही असली फ़ायदा मिलता है। अगला स्टेप है कब खरीदें और कब बेचें। जब मार्केट गिर रहा हो तो खरीदो, अच्छे स्टॉक्स सस्ते में मिलते हैं। जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर हो तो बेचने का सोच सकते हो, लेकिन ज़रूरत हो तभी। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो स्टॉक्स को होल्ड रखो, धैर्य से ही पैसा बनता है। गलती मत करो महंगे स्टॉक्स खरीदना जब मार्केट जोश में हो, डर के मारे सस्ते में स्टॉक्स बेचना जब मार्केट गिर रहा हो, बिना रिसर्च किए किसी भी टिप्स पर स्टॉक्स खरीद लेना। अगला स्टेप है म्यूचुअल फंड डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए बेस्ट ऑप्शन। अगर आप खुद स्टॉक्स के रिसर्च नहीं कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि इंडेक्स फंड, ये पूरे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और रिस्क कम और अच्छा रिटर्न देते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी करो यानी कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाओ, मार्केट टेंशन से बच जाओगे। अगला स्टेप है सबसे ज़रूरी सीख, धैर्य रखो और लॉन्ग टर्म सोचो। बैलेंस बनाकर इन्वेस्ट करो स्टॉक्स और बॉन्ड में।
अच्छी कंपनियों को सस्ते में खरीदो और लंबे समय तक होल्ड करो। जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना नुकसान हो सकता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स का मतलब है सेफ्टी के साथ ग्रोथ। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, धैर्य रखो और समय के साथ पैसा बढ़ता जाएगा। अगला चैप्टर है अग्रेसिव यानी कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी। अब तक हमने डिफेंसिव इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा था, यानी कि जो सेफ खेलना चाहता है और जो ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टर यानी कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बन सकते हैं। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम एग्रेसिव इन्वेस्टिंग की सही स्ट्रेटजी बताते हैं, जिससे बिना बेवजह रिस्क के लिए ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। अगला स्टेप है अग्रेसिव इन्वेस्टर कौन होता है? जो गहराई से रिसर्च करता है और कंपनी के फाइनेंस को समझता है, जो कम दाम में अच्छे स्टॉक से ढूंढने की मेहनत करता है, जो मार्केट की साइकोलॉजी यानी कि डर और लालच को समझता है, जो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहता है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो इस चैप्टर में बताए गए टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगला स्टेप है अग्रेसिव इन्वेस्टर कैसे स्टॉक से चुनता है। अगर आपको मार्केट को हराना है यानी कि बीट द मार्केट, तो आपको ऐसे स्टॉक से चुनने होंगे जो बाकी लोग इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि अंडर वैल्यू यानी कि सस्ते स्टॉक से खरीदो। ऐसे स्टॉक से देखो जो अपने असली वैल्यू से कम दाम में मिल रहे हो। अगर किसी कंपनी का असली दाम 1000 रुपये है लेकिन वो 600 में मिल रहा है, तो ये एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला स्टॉक्स होगा। इन्वेस्टर्स अक्सर डर के मारे अच्छे स्टॉक्स को छोड़ देते हैं और यही आपके लिए मौका होता है। अगला स्टेप है ग्रोथ वाले छोटे स्टॉक्स पर ध्यान दो। हर कोई बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, लेकिन छोटी कंपनियां भी तेज़ी से ग्रो कर सकती हैं। बस ध्यान रखना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत और कर्ज कम हो। अगला स्टेप है स्पेशल सिचुएशन में इन्वेस्ट करो। कई बार कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को खरीदती है या कोई बड़ा बिजनेस टर्न अराउंड करता है, तो ऐसे में स्टॉक से तेज़ी से बढ़ सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि कंपनी के बिजनेस में अगले 5 से 10 साल में क्या बदलाव आने वाला है। अगला स्टेप है किन स्टॉक्स से बचना चाहिए। पहला पॉइंट है हाइप यानी कि जोश वाले स्टॉक से। अगर कोई स्टॉक अचानक बहुत पावरफुल हो गया है तो संभल जाओ। अगला पॉइंट है घाटे में चलने वाली कंपनियां। सिर्फ सस्ता दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। अगला स्टेप है बहुत ज़्यादा कर्ज यानी कि डेब्ट वाली कंपनियां। अगर कंपनी पर भारी कर्ज है तो मुसीबत बढ़ सकती है। अगला स्टेप है बिना रिसर्च किए ट्रेडिंग करना। सिर्फ न्यूज़ या टिप्स के आधार पर खरीदना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगला स्टेप है सही समय पर खरीदो और बेचो। अगला स्टेप है सही समय पर खरीदो और बेचो। कब खरीदें? जब मार्केट गिरा हुआ हो और अच्छे स्टॉक्स सस्ते में मिल रहे हो। जब किसी स्टॉक का प्राइस यानी कि पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत कम हो और कंपनी बहुत अच्छी हो। जब कंपनी का बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा हो लेकिन लोग अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कब बेचें? जब स्टॉक अपनी असली वैल्यू से बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए, जब आपको लगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, जब आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाए तब। अगला स्टेप है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा या डायरेक्ट स्टॉक्स में। अगर आपके पास रिसर्च करने का समय नहीं है तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। अगर आपको स्टॉक्स चुनने में इंटरेस्ट है और मेहनत करने को तैयार हैं तो डायरेक्ट स्टॉक्स अच्छे ऑप्शंस हैं। इंडेक्स फंड जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बिना ज़्यादा मेहनत किए अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से दोहराने वाला हूँ, अच्छे स्टॉक्स ढूंढो जो अपने असली वैल्यू से सस्ते में मिल रहे हो। छोटी और बढ़ती हुई कंपनियों पर ध्यान दो। बिना रिसर्च के इन्वेस्ट मत करो। खुद सोचो और खुद समझो, धैर्य रखो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। अगर आप मेहनत करने और रिसर्च करने के लिए तैयार हो तो एग्रेसिव इन्वेस्टिंग आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है। रेगुलेटर्स मार्केट के पुलिस वाले होते हैं। ये लोग मार्केट में धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोकने का काम करते हैं। भारत में सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मार्केट को रेगुलेट करता है। इनके नियम फॉलो न करने पर कंपनियों और ब्रोकरों पर कार्रवाई की जाती है। फायदा, मार्केट में पारदर्शिता बनी रहती है। नुकसान, कभी कभी ज़्यादा सख्त नियमों से ट्रेडर्स को परेशानी हो सकती है। मार्केट कैसे चलता है? बड़े इन्वेस्टर्स जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स मार्केट को चलाते हैं।
रिटेल इन्वेस्टर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी पावर अभी भी बहुत कम है। मार्केट मेकर्स लिक्विडिटी बनाए रखते हैं और रेगुलेटर सब पर नज़र रखते हैं। अगर आपको इस गेम में टिकना है तो सही नॉलेज और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ मार्केट का बेसिक ज्ञान काफ़ी नहीं है, आपको सही टूल और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप तेज़ी से फैसले ले सकें, एनालिसिस कर सकें और रिस्क मैनेजमेंट कर सकें। देखिए, ब्रोकरेज अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है डे ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले आपको एक अच्छा ब्रोकर चुनना होगा जो तेज़ और सस्ते ट्रेडिंग का ऑप्शन दे। बेस्ट फीचर्स वाले ब्रोकर्स में क्या होना चाहिए? लो ब्रोकरेज, हर ट्रेड पर ज़्यादा फीस नहीं करनी चाहिए। अगला है फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ट्रेडिंग में हर सेकंड मायने रखता है। गुड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, चाहे वो मोबाइल पर हो या डेस्कटॉप पर, जिससे आसानी से ट्रेड किया जा सके। अगला है मार्जिन फैसिलिटी, अगर आपको ज़रूरत हो तब। भारत में पावरफुल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पहला है जरोदा, लो ब्रोकरेज और सिंपल। दूसरा है अपस्टॉक्स, तेज़ ऑर्डर एग्जीक्यूशन। तीसरा है एंजल वन, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा। अगला है 5 पैसा और ग्रो, दूसरे अच्छे ऑप्शंस हैं। ब्रोकर चुनते वक्त ध्यान रखें कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कौन सा बेहतर है। अगला स्टेप है चार्टिंग सॉफ्टवेयर, डे ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस सबसे ज़रूरी होता है और इसके लिए अच्छे चार्टिंग टूल्स होने चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? अगर आप डे ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ अंदाज़ा लगाकर ट्रेड करने से नुकसान होगा। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप चार्ट्स, पैटर्न या इंडिकेटर्स की मदद से प्राइस मूवमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं और सही समय पर एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। इसमें हम पिछले प्राइस मूवमेंट और ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि अगला मूवमेंट कैसा हो सकता है। ये चार्ट्स और इंडिकेटर पर आधारित होता है जिसमें हमें पता चलता है कि मार्केट में खरीदार यानी कि बायर्स और विक्रेता यानी कि सेलर्स किस तरफ जा रहे हैं। इतिहास खुद को दोहराता है। टेक्निकल एनालिसिस इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है, यानी कि पुराने पैटर्न्स बार बार बनते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में क्या अंतर होता है? फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के फाइनेंशियल और बिजनेस पर ध्यान देते हैं। लंबी अवधि यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस चार्ट और इंडिकेटर्स पर फोकस करते हैं। शॉर्ट टर्म और डे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के 3 मुख्य पहलुओं के बारे में। पहला है प्राइस एक्शन, प्राइस इज द किंग, यानी कि प्राइस मूवमेंट सबसे अहम होता है। अगर स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है तो उससे अप ट्रेंड कहते हैं। अगर प्राइस लगातार गिर रहा है तो उससे डाउन ट्रेंड कहते हैं। अगर प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन किसी एक दिशा में नहीं जा रहा है तो उसे रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। अगला स्टेप है सपोर्ट और रेसिस्टेंट। क्या होता है? सपोर्ट वो लेवल होता है जहां स्टॉक नीचे गिरकर रुक जाता है और वापस ऊपर जाता है। रेसिस्टेंट वो लेवल होता है जहां स्टॉक ऊपर जाकर रुक जाता है और वापस नीचे आता है। अगला स्टेप है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, टेक्निकल एनालिसिस कैसे यूज़ करें। अब तक हमने टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट समझे, अब हम देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहला है ब्रेक डाउन ट्रेडिंग। जब स्टॉक अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंट को तोड़ता है तो उसमें बड़ी मूवमेंट आती है। कैसे करें? स्टॉक का रेसिस्टेंट ब्रेक करने का इंतज़ार करें और फिर बाय करें। स्टॉप लॉस रेसिस्टेंट के नीचे रखें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि डे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। डे ट्रेडिंग का मतलब है शेयर बाजार में एक ही दिन के अंदर शेयर खरीदना और बेचना, यानी सुबह शेयर खरीदो और शाम तक बेच दो ताकि मुनाफा कमा सको। इसमें ट्रेडर्स बहुत तेज़ी से दिमाग लगाते हैं और छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि अगर प्राइस उम्मीद के उलट चला गया तो नुकसान हो सकता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो डे ट्रेडिंग का मतलब है सुबह खरीदो और शाम को बेच दो और मुनाफा बनाओ, या कभी कभी नुकसान भी झेल लो। चलिए अब बात करते हैं डे ट्रेडिंग के फ़ायदे के बारे में। डे ट्रेडिंग में तेज़ी से शेयर खरीदने और बेचने का खेल होता है। अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो इसमें अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। चलिए इसके फ़ायदे को डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, जल्दी मुनाफा कमाने का मौका। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सालों लग जाते हैं, लेकिन डे ट्रेडिंग में एक ही दिन में मुनाफा कमा सकते हैं। अगर सही एंट्री और एग्जिट टाइमिंग हो तो कुछ ही घंटों में अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
अगला स्टेप है रोज इनकम कमाने का ऑप्शन। जो लोग फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए डेली कमाई का जरिया बन सकता है। अगर आप सीख जाएं कि कैसे ट्रेड करना है तो रोज पैसे कमा सकते हैं। अगला स्टेप है मार्केट क्रैश का डर नहीं होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट को मार्केट क्रैश का डर रहता है, लेकिन डे ट्रेडर्स को इसकी चिंता नहीं होती है। वो सिर्फ उसी दिन के मूवमेंट पर फोकस करते हैं, जिससे वो लॉन्ग टर्म वाले रिस्क से बच जाते हैं। अगला स्टेप है लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। शेयर मार्केट में डे ट्रेडर्स को जल्दी पैसा मिल जाता है क्योंकि वो हर दिन ट्रेड क्लोज कर देते हैं। फंसा हुआ पैसा नहीं होता है, अगले दिन फिर से नए ट्रेड लगा सकते हैं। अगला स्टेप है मार्जिन ट्रेडिंग का फ़ायदा। कई ब्रोकर मार्जिन यानी कि उधारी देते हैं, जिससे कम पूंजी में भी बड़े ट्रेड कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास 10,000 है तो मार्जिन लेकर 50,000 तक का ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इससे मुनाफा तो बढ़ सकता है पर नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। अगला स्टेप है दोनों साइड पैसे कमाने का मौका। बाय एंड सेल दोनों से डे ट्रेडर्स सिर्फ शेयर खरीद कर नहीं बल्कि बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग करके गिरते हुए मार्केट में भी पैसे बनाए जा सकते हैं। अगला स्टेप है कोई लंबी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कंपनी की फंडामेंटल रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन डे ट्रेडर्स को बस टेक्निकल चार्ट, प्राइस एक्शन और मार्केट ट्रेंड को देखना पड़ता है। यानी गहराई में कंपनी की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ प्राइस मूवमेंट पर ध्यान देना होता है। अगला स्टेप है मनचाहा टाइम फ्रीडम। कोई ऑफिस जॉब नहीं, कोई बॉस नहीं। जब मन करे ट्रेड करो और जब मन करे ब्रेक लो। हाँ, लेकिन इससे प्रोफेशनल तरीके से सीखना ज़रूरी है, वरना नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्या डे ट्रेडिंग सही है? अगर आपको तेज़ी से फैसले लेने आते हैं, रिस्क संभाल सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं तो डे ट्रेडिंग पैसा कमाने का सबसे अच्छा जरिया हो सकता है। लेकिन अगर बिना सीखे कूद गए तो नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अब बात करते हैं डे ट्रेडिंग के नुकसान के बारे में। डे ट्रेडिंग में जितना जल्दी पैसा बन सकता है उतना ही जल्दी गंवाया भी जा सकता है। इसमें रिस्क ज़्यादा और टेंशन हाई होता है। इसीलिए चलिए इसके नुकसान को डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1 है बहुत ज़्यादा रिस्क। जल्दी अमीर बनने का चक्कर भारी पड़ सकता है। अगला स्टेप है डे ट्रेडिंग में प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे अचानक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर गलत ट्रेड ले लिया तो पूरा पैसा उड़ भी सकता है। अगला स्टेप है इमोशनल डिसीजन लेने से नुकसान होता है। कई बार लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। अगर ट्रेड में नुकसान होता है तो वो उससे रिकवर करने के चक्कर में गलत ट्रेड ले लेते हैं, जिससे और ज़्यादा नुकसान होता है। इसको ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। अगला स्टेप है मनोवैज्ञानिक दबाव और स्ट्रेस। पूरे दिन स्क्रीन पर बैठे रहना, हर सेकंड प्राइस मूवमेंट देखना, ये बहुत मेंटल प्रेशर देता है। बार बार नुकसान होने पर गुस्सा, टेंशन और डिप्रेशन हो सकता है। अगला स्टेप है ब्रोकरेज और चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। डे ट्रेडिंग में बार बार शेयर खरीदने और बेचने से ब्रोकरेज यानी कि कमीशन ज़्यादा कटता है। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, टैक्स और एक्सचेंज फीस भी कटती है, जिससे छोटे छोटे प्रॉफिट का भी फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अगला स्टेप है हर किसी के लिए नहीं, यानी कि स्किल और अनुभव बेहद ज़रूरी है। बिना सीखे, बिना अनुभव के डे ट्रेडिंग में जाना जुए की तरह हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न और मार्केट साइकोलॉजी समझना बेहद ज़रूरी है, वरना सिर्फ नुकसान ही होगा। अगला स्टेप है बड़ा नुकसान। मार्जिन ट्रेडिंग खतरनाक हो सकती है। कई लोग मार्जिन यानी कि उधारी लेकर डे ट्रेडिंग करते हैं, जिससे वो बड़ा ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेड गलत चला गया तो नुकसान भी 5 गुना या 10 गुना ज़्यादा हो सकता है। कई बार ब्रोकर ज़बरदस्ती आपका ट्रेड बंद कर देता है, यानी कि मार्जिन कॉल, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। अगला स्टेप है मार्केट में हमेशा फ़ायदा नहीं होता है। हर दिन मार्केट फेवरेबल नहीं होता है। कई बार बिल्कुल साइडवे मूवमेंट होता है, जिससे पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है। नए ट्रेडर्स को ये समझ नहीं आता है और वो फालतू का ट्रेड लेकर पैसा गंवा बैठते हैं। अगला स्टेप है लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिस हो जाती है। जो लोग डे ट्रेडिंग में लगे रहते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। कई बार जो स्टॉक आज महंगा लग रहा है वही 5 साल बाद 10 गुना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन डे ट्रेडर्स उससे जल्दी बेच देते हैं। अगला स्टेप है 90% लोग नुकसान उठाते हैं। रिसर्च बताती है कि 90% डे ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म में नुकसान उठाते हैं। सिर्फ 10% लोग ही लगातार प्रॉफिट बना पाते हैं, वो भी कई सालों की प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के बाद।
अगला स्टेप है, क्या डे ट्रेडिंग सही है? डे ट्रेडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो धैर्य, अनुभव और सही स्ट्रेटजी के साथ ट्रेडिंग करते हैं। अगर बिना सीखे इसमें घुस गए तो पैसा गंवाना तय है। अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी है तो पहले पेपर ट्रेडिंग करें। डे ट्रेडिंग में लोग अक्सर जल्दी अमीर बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी इससे अलग होती है। अगर सही उम्मीदें यानी कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखी गई तो ये सपना जल्दी ही टूट सकता है। चलिए समझते हैं कि डे ट्रेडिंग में क्या उम्मीद रखना सही रहेगा। पहला स्टेप है, एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। गलत सोच। सही उम्मीद धीरे धीरे सीखकर, प्रैक्टिस करके और एक्सपीरियंस के साथ मुनाफा बढ़ाना। गलत उम्मीद, कुछ दिनों में लाखों करोड़ों कमा लेना। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। डे ट्रेडिंग में कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसमें सीखने, समझने और सही डिसिप्लिन बनाने में समय लगता है। पहले सीखो फिर कमाओ। अगला स्टेप है, हर दिन प्रॉफिट होगा। ये गलत उम्मीद है। अब बात करते हैं सही उम्मीद की। सही उम्मीद है कुछ दिन मुनाफा होगा और कुछ दिन नुकसान, लेकिन ओवरऑल बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। गलत उम्मीद, हर दिन पैसा कमाना और कभी नुकसान न होना। सबसे बेहतरीन ट्रेडर्स भी 100% सही नहीं होते हैं। 40 से 60% सही ट्रेड भी अच्छा रिकॉर्ड माना जाता है, अगर रिस्क मैनेजमेंट सही हो तब। कई बार मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है, नुकसान से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला स्टेप है, एक छोटे अकाउंट से लाखों कमा लूँगा। ऐसी गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। सही सोच क्या है? छोटे अकाउंट से धीरे धीरे ग्रोथ करना और सीखना। गलत उम्मीद, 5,000 लगाकर 1 से 2 महीने में लाखों कमा लेना। सच्चाई क्या है? छोटे अकाउंट से ट्रेडिंग में मार्जिन लिमिटेड होता है, जिससे ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते हैं। पहले अनुभव लो, फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। बड़े ट्रेड लेने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग से भारी नुकसान हो सकता है। अगला स्टेप है मार्जिन, यानी कि उधारी से ज़्यादा पैसा बनाऊंगा। ये खतरनाक सोच हो सकती है। सही उम्मीद क्या है? सही उम्मीद है पहले बिना मार्जिन के ट्रेडिंग सीखो, फिर धीरे धीरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ो। गलत उम्मीद, ब्रोकरेज फर्म से लोन यानी कि मार्जिन लेकर बड़े ट्रेड लगाना और जल्दी अमीर बनना। मार्जिन से पैसा कमाने के चांसेस होते हैं, लेकिन नुकसान के चांसेस और ज़्यादा होते हैं। अगर ट्रेड गलत चला गया तो ब्रोकरेज फर्म आपका ट्रेड फोर्सफुली क्लोज कर देगी, यानी कि मार्जिन कॉल आएगी। पहले खुद के पैसों से सीखो, बाद में सोच समझकर मार्जिन यूज़ करो। अगला स्टेप है इमोशन से ट्रेडिंग नहीं चलेगी। सच्ची बात है। सही उम्मीद, दिमाग ठंडा रखकर प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ट्रेडिंग करनी होगी। गलत उम्मीद, गुस्से या लालच में ट्रेडिंग करना और बिना सोचे समझे फैसले लेना। अगर नुकसान होता है तो उससे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। गुस्से में आकर ज़्यादा ट्रेड यानी कि रिवेंज ट्रेडिंग करने से नुकसान होगा। प्रॉफिट हो या लॉस, हमेशा प्लान के हिसाब से ट्रेड करो। अगला स्टेप है सिर्फ टिप्स पर भरोसा नहीं कर सकते। सही उम्मीद, खुद सीखो, एनालिसिस करो और फिर ट्रेड करो। गलत उम्मीद, सोशल मीडिया या ग्रुप से फ्री टिप्स लेकर ट्रेडिंग करना। टिप्स पर ट्रेड करने वाले 90% लोग लॉस में रहते हैं। खुद सीखो, टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट साइकोलॉजी समझो। किसी और पर डिपेंड रहने से ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिलेगी। डे ट्रेडिंग में सही माइंडसेट रखो। डे ट्रेडिंग में पैसा बन सकता है, लेकिन धीरे धीरे सीखकर, सही स्ट्रेटजी और रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर गलत उम्मीद रखी तो जल्दी ही पूंजी खत्म हो सकती है और कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? पहले ट्रेडिंग सीखो, या डेमो अकाउंट या छोटे पैसों से शुरुआत करो। रिस्क मैनेजमेंट अपनाओ और भावनाओं को कंट्रोल में रखो। धैर्य रखो, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो। फाइनेंशियल मार्केट और उसके खिलाड़ी। फाइनेंशियल मार्केट यानी कि पैसे और इन्वेस्टमेंट का बाजार। यहाँ लोग, कंपनियाँ और सरकारें भी पैसों का लेन देन करती हैं। कोई निवेश करता है, कोई उधार लेता है और कोई ट्रेडिंग करता है। अब समझते हैं कि ये मार्केट कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से खिलाड़ी यानी कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहला स्टेप है फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? ये एक ऐसा बाजार है जहां लोग शेयर, बॉन्ड्स, करेंसी, कमोडिटीज जैसे सोना, चांदी, तेल, क्रिप्टो करेंसी और अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदते और बेचते हैं। मुख्य प्रकार के फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट, जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, जैसे कि NSE और BSE। दूसरा है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट जहां कंपनियां और सरकारें उधार लेने के लिए बॉन्ड जारी करती हैं। तीसरा है कमोडिटीज़ मार्केट। कमोडिटीज़ मार्केट जहां सोना, चांदी, तेल, गेहूं जैसी चीज़ों की ट्रेडिंग होती है। चौथा है फॉरेक्स मार्केट।
फॉरेक्स मार्केट, जहां अलग अलग देशों की करेंसी का लेन देन होता है। अगला स्टेप है मार्केट में कौन कौन होता है। मार्केट पार्टिसिपेंट, इन्वेस्टर्स, लंबी अवधि के खिलाड़ी। ये लोग शेयर या असेट्स खरीदते हैं और लंबे समय तक होल्ड करते हैं। इनका मकसद धीरे धीरे पैसा बढ़ाना यानी कि वेल्थ क्रिएशन होता है। उदाहरण के लिए राकेश झुनझुनवाला टाइप के लोग जो 10 से 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं। फायदा, लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ मिलती है। नुकसान, मार्केट गिरने पर धैर्य रखना पड़ता है। अगला स्टेप है ट्रेडर्स, रोजाना खरीदी और बिक्री करने वाले लोग। ये लोग शॉर्ट टर्म के लिए शेयर खरीदते और बेचते हैं, जैसे कुछ मिनटों या घंटों या दिनों के लिए। इनका मकसद कम समय में छोटे छोटे मुनाफे कमाना होता है। ट्रेडर्स के प्रकार, डे ट्रेडर्स एक ही दिन में ट्रेड क्लोज कर देते हैं। स्विंग ट्रेडर्स कुछ दिनों या हफ्तों तक होल्ड करते हैं। स्कैल्पर्स सेकंड या मिनट्स में कुछ छोटे मुनाफे निकालते हैं। फायदा, तेजी से पैसा कमाने का मौका। नुकसान, हाई रिस्क, मार्केट का ध्यान रखना पड़ता है। अगला स्टेप, बड़े संस्थागत इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। ये बड़ी कंपनियां, बैंक, म्यूचुअल फंड हाउस, इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं। ये करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं। इनके प्रकार, म्यूचुअल फंड आम लोगों के पैसों को मैनेज करके इन्वेस्ट करते हैं। हेज फंड अमीर लोगों के पैसों को हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। पेंशन फंड्स सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगला स्टेप है रिटेल इन्वेस्टर्स, जो कि आम लोग होते हैं। ये छोटे निवेश करने वाले लोग होते हैं, जैसे हम या आप लोग। आमतौर पर म्यूचुअल फंड, एसआईपी, शेयर, गोल्ड या क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं। भारत में पिछले कुछ सालों में रिटेल इन्वेस्टर की संख्या तेजी से बढ़ रही है। फायदा, हर कोई छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। नुकसान, बिना ज्ञान के ट्रेडिंग करने से नुकसान हो सकता है। अगला स्टेप है मार्केट मेकर्स, मार्केट को लिक्विड रखने वाले। ये लोग शेयर खरीदने और बेचने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है। इनका काम है बायर्स और सेलर्स को जोड़ना और मार्केट को स्मूथ रखना। आमतौर पर बड़ी ब्रोकरेज फर्म और बैंक्स मार्केट मेकर का काम करती हैं। फायदा, मार्केट में हमेशा बायर्स और सेलर्स मौजूद रहते हैं। नुकसान, ये लोग कभी कभी मार्केट में बड़े उतार चढ़ाव ला सकते हैं।